नमस्कार दोस्तों, साहित्य की ओर में आज की कहानी है मालती जोशी जी द्वारा लिखी गई कहानी औकात। खेल अपने पूरे यौवन पर था। मीना की पतली नाजुक उंगलियां अपना कमाल दिखा रही थीं। हर शॉट के साथ एक एक गोट भीतर जा रही थी। यह क्वीन और आ जाए बस फिर तो गेम उनका ही है। सामने बैठे प्रवीण भैया बार बार जता चुके हैं, मिन्नो हमारे भरोसे न रहना, जो कुछ भी करना है तुम ही को करना है। अरे मरो, अब बस भी करो। कूलर की घरघराहट को भेदती मौसी की उनींदी आवाज उभरी। कसम है जो इस खटखट के मारे जरा भी आंख लगी हो। मम्मी अब झूठ तो मत बोलो, रीता ने तपाक से जवाब दिया। 1 बजे जो मुंह ढांप कर सोई हो तो पूरे 3 घंटे बाद तुम्हारी आवाज सुनाई दी है। तो क्या 4 बज गए? मौसी ने मन ही मन हिसाब लगाया। अरे तो अब चाय वाय भी बनेगी या खेल ही होता रहेगा? शॉट लगाते हुए मीनू का हाथ अकारण ही कांप गया। चांस बेकार चला गया। रीता ने लपक कर स्ट्राइकर उठाते हुए कहा, मम्मी अब प्लीज डिस्टर्ब मत करो, इतनी दोपहरी में तुम्हें चाय की पड़ी है। मीनू जानती है कि एक बार चाय की तलब होने पर मौसी से मिनट भर सब्र नहीं होगा। उसने कनखियों से देखा, मामा जी की रिंकी पिंकी उपन्यासों में ऐसा सिर डालकर बैठ गई हैं मानो वह कोर्स की किताब हो और इम्तहान एकदम सिर पर हो। अलीगढ़ वाली सुषमा जिज्जी अच्छी खासी मीनू के पास बैठकर खेल देख रही थी। मौसी के जागते ही वे चादर ओढ़कर वहीं फर्श पर लंबी हो गई थी। रोहित मोहित तो लड़के थे, उन्हें कोई खतरा ही नहीं था। मीनू, मौसी की अलसाई पुकार आई। मीनू जैसे इसके लिए तैयार ही बैठी थी, एकदम उठ खड़ी हुई। आह कैसी रानी बिटिया है, बस यही है जो मेरा दर्द समझती है, बाकी तो सब बस खाने भर को है। अरे गेम तो पूरा करती जाओ, तीनों साथी चिल्लाए। नहीं अब मन नहीं है, तुम रिंकी पिंकी को बिठा लो। अब मन क्यों होगा, मम्मी ने तारीफ जो कर दी है। सच मम्मी, यू आर अ परफेक्ट बोर। किचन में जाते हुए मीनू नीता का भुनभुनाना सुनती रही, सुनकर अनसुना करती रही। पर उस आवाज़ को वह कैसे अनसुना कर दे जो बड़े विश्वास के साथ, बड़े अधिकार के साथ केवल उसके लिए उठती है। पिछले 15 दिनों से यही सब तो हो रहा है। वह बड़ी ललक के साथ यहाँ आई थी। वैसे तो इन दिनों शादियों में जाना उसने छोड़ ही रखा है। ऐसे अवसरों पर अपने अभाव और अधिक कचोटने लगते हैं और जहाँ जाओ उसकी अपनी शादी की चर्चा छिड़ने लगती है। लोगों की बातें सुन सुनकर अपने पर ही करुणा उपजने लगती है। पर यहाँ आते हुए उसका मन उत्साह से भरा हुआ था। नीता की शादी थी और नीता सिर्फ उसकी मौसेरी बहन नहीं थी, हम उम्र होने के नाते सखी सहेली भी थी। इसलिए तो मौसी ने उसे 8-10 दिन पहले ही बुला लिया था और वह भी भागी चली आई थी। वह तो यहाँ आकर पता चला कि मीनू की ज़रूरत नीता को नहीं, खुद मौसी को थी। आते ही उसके सामने ढेर सी साड़ियाँ पटक दी गई थी। किसी पर गोटा टकना था तो किसी पर फूल पत्ती काटनी थी। हॉल तो खैर सभी में लगनी थी। नीता की अटैचियाँ जमाने का काम भी किसी ऐरे गैरे को नहीं सौंपा जा सकता था। फिर शादी का घर था, ढेर के ढेर मेहमान और उतनी ही फरमाइशें। कोई चाय मंगा रहा है तो किसी को कॉफ़ी चाहिए, किसी को नींबू पानी चाहिए तो कोई लस्सी के लिए कलप रहा है, कोई काली कॉफ़ी में नींबू डालकर पी रहा है तो किसी को शक्कर की बीमारी है, फीकी चाय चाहिए। ये नखरे भला नौकरों से झिलते हैं? रसना के दर्जनों पैकेट खोलकर तरह तरह के शरबत घोलना क्या नौकरों के बस की बात है? मीनू ही बेचारी चक्कर घिन्नी की तरह घूमकर सबकी फरमाइशें पूरी करती रहती है। 3-3 नौकर हैं भी तो किस काम के? उनका सारा वक्त खाना बनाते ही निकल जाता है और फिर मौसी को उन लोगों पर विश्वास भी तो नहीं है। सब लोग मगन होते हैं चित्रहार में कि मौसी को एकदम सनक सवार होती है। मीनू बेटे जरा रसोई में झांक तो आ। रामचरण तो अपना जाना परखा है,
पर इन दोनों छोकरों का कुछ ठीक नहीं। मुझे तो मरे उठाई गिरे लगते हैं। फिर मेहमानों से मुखातिब होकर कहेंगी, मेरा तो बस इसी पर वश चलता है। ये मेरी महारानियां तो 24 घंटे टीवी से चिपकी रहेंगी। माँ मर भी रही होंगी तो कहेंगी, ज़रा रुक जाओ, ये सीरियल ख़त्म हो जाने दो। अच्छा है हमारी मीनू को अभी ये टीवी की बीमारी नहीं लगी। मौसी जैसे इस बहाने सबको जता देना चाहती थी कि मीनू के घर टीवी नहीं है। वह शर्म से गड़ जाती। रसोई से लौटकर भी वह फिर सबके बीच बैठकर चित्रहार देखने का साहस नहीं जुटा पाती। घर में इतने सारे लोग थे, रोज ही सैर सपाटे का प्रोग्राम बनता था, पर मीनू का जाना नहीं हो पाता था। सुबह अगर वे लोग स्विमिंग के लिए जाते तो मौसी कहती, मीनू तुझे तो तैरना नहीं आता ना, तू ऐसा कर अपने मौसा जी को चुपचाप आमलेट बनाकर खिला दे। ऊपर के कमरे में हीटर रखा है, देख किसी को कानो कान खबर ना हो। शाम को लोग बाग घूमने के लिए निकलते तो मौसी को याद आ जाता, अरे किशमिश चिरौंजी तो अभी साफ ही नहीं हुई। अब यह काम भला नौकरों पर छोड़ा जा सकता है? मरे आधे तो गटक जाएंगे। हॉल में वीसीआर पर कोई फिल्म चल रही होती और मीनू भीतर वाले बरामदे में बैठकर हलवाई के सामान की लिस्ट बनाती होती। अपने सुंदर अक्षरों पर तब उसे बड़ी कोफ्त होती। शादी का घर था, कामों की तो कोई गिनती ही न थी। मौसी उसे एक क्षण भी आंखों की ओट न होने देती थी। सबसे कहती फिरती, जिज्जी की लड़कियां सचमुच बड़ी सुघड़ हैं। सुघड़ और शालीन, स्वभाव तो ऐसा है जैसे मक्खन। हमारी ये देवियां तो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती। मक्खन है तभी तो जरा सी तारीफ पर पिघल जाती है। मीनू को अपने आप पर कोफ्त हो आई। वहाँ सब बड़े छोटे आराम फरमा रहे हैं, चाय बनाने का ठेका जैसे इसी ने ले रखा है। तिस पर सितम यह कि बर्तन सब के सब मांजने को है, ढंग की एक पतीली भी नहीं कि चाय चढ़ाई जा सके। नौकर हैं तो अपने किस काम के, वक्त पर या तो गायब रहेंगे या उसकी आवाज़ पर कान ही नहीं देंगे। उसकी औकात जानते हैं ना। हार कर उसने एक पतीली साफ की, अभी तो कप प्लेटों का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। वहाँ सब की सब महारानी बनकर बैठी रहेंगी। किसी से यह भी न होगा कि आकर ट्रे ही लगवा दें। अम्मा शादी से एक दिन पहले पहुंची थी। आते ही मामा जी ने उलाहना दिया था, जिज्जी तुमने क्या बिटिया को बांदी बनाकर भेजा था? छोटी जिज्जी उसे दिन भर नचाए रखती हैं। अम्मा तो निरी गऊ हैं, सुख दुख तो उन्हें व्यापता ही नहीं। बोली, अरे तो क्या हुआ, काम करने से कोई घिस थोड़े ही जाएगी। शादी का काम काज है, कोई बाहर वाले आकर थोड़े ही करवाएंगे, वो तो अपने को ही करना पड़ता है। फिर मेरी मीनू को तो आदत है, मेरी गृहस्थी तो इन्हीं लड़कियों के दम पर चल रही है। मीनू को बड़ा ताव आया। ठीक है, उसे आदत है तो क्या इसका मतलब है वह हर जगह खटती ही रहेगी? अम्मा भी कभी कभी ऐसी बात कह देती हैं कि बस। गुस्से की एक यही वजह नहीं थी। अम्मा नीता के लिए 700 की साड़ी लेकर आई थी, पर मीनू के लिए कुछ भी नहीं, जबकि अम्मा जानती थी कि शादी में पहनने लायक उसके पास कुछ भी नहीं है। अम्मा ने वायदा भी किया था और अब बिसुर रही थी। क्या करें बिन्नो, यहाँ का नेक दस्तूर पूरा करते करते ही दम फूल गया। ऊपर से हम दोनों का किराया। आने को तो सब तैयार थे, पर नंगे बच्चों को कहाँ लाती। पड़ोस की शर्माइन के भरोसे छोड़ आई हूँ। तेरी साड़ी के लिए कहा था, पर तू तो अपने बाबूजी को जानती है, बिगड़ गए। बोले कोई उसकी शादी हो रही है जो नई साड़ी चाहिए। फिर क्या करती? वो तो ऊपर वाली लता ने बताया कि आजकल साड़ियों के भी सूट चले हैं, सो तेरे बाबूजी की चोरी से वही बनवा कर लाई हूँ। अपनी 22 साल पुरानी बनारसी साड़ी को शहीद करके अम्मा जो सूट बनवा कर लाई थी, उसे देखकर तो मीनू को रोना आ गया। जड़ी के बूटों का तार तार अलग हो रहा था और रंग भी जगह जगह से मध्यम पड़ गया था। न कपड़े में चमक शेष थी, न जरी में। दुख तो इस बात का था कि अपना सारा बजट ताक पर रखकर अम्मा जो साड़ी लाई थी, उसे मौसी ने ठीक से देखा भी नहीं।
बस एक बार हाथ में लेकर रख दिया। अरे जिज्जी, इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? पर उनके चेहरे से साफ जाहिर था कि वे खुश नहीं हैं। उन्हें शायद किसी और चीज़ की आशा थी। मामा जी चांदी का आइसक्रीम सेट लाए थे। छोटी मौसी कानों के झुमके लाई थी। नीता की एक बुआ जड़ाऊ कंगन लाई थी। इन चीज़ों के सामने 700 की साड़ी की बिसात ही क्या थी। अम्मा का चेहरा खुद ही बुझा सा हो गया। शादी वाले दिन छोटी मौसी ने उनका मूड और ख़राब कर दिया। जैसे ही सब लोग तैयार होने लगे, मौसी बोली, हाय जीजी, दुनिया कहाँ पहुँच गई और तुम अभी वही पुरानी साड़ियाँ लथेड़े जा रही हो? भला ऐसा डिजाइन आजकल कोई पहनता भी है? अम्मा तो रोनी रोनी हो आई। मीनू जानती है, बरसों हो गए अम्मा अपने लिए एक अच्छी सी साड़ी भी नहीं खरीद पाई हैं। पर इस मजबूरी को छोटी मौसी क्यों समझेंगी? उनके यहाँ तो कंचन बरस रहा है। मीनू ने तय कर लिया था कि वह अपने रोज वाले कपड़े ही पहन लेगी, पर अम्मा का लाया हुआ वह नमूना सूट नहीं पहनेगी। पर अम्मा का रुआसा चेहरा देखकर उन्हें और अधिक तंग करने की इच्छा नहीं हुई। वह जैसे ही तैयार होकर निकली, सब लड़कियों ने उसे घेर लिया। यह क्या, आज भी साड़ी नहीं पहनोगी? क्या करें, अम्मा हमारा ब्लाउज लाना ही भूल गई, उसने मिमियाकर कहा। तो क्या हुआ, मेरा पहन लो, मेरा तुम्हें फिट आ जाएगा, किसी ने कहा। फिर किसी ने ब्लाउज दिया, किसी ने उससे मेल खाती साड़ी निकाल कर दी, किसी ने नकली मोतियों का सेट दे दिया, तो किसी ने मैचिंग वाली चूड़ियाँ पहना दी। नीता की सहेली ने उसके काले घने बालों को नए अंदाज में संवार दिया। एक ममेरी बहन ने उसे विदेशी सेंट से नहला ही दिया। बन संवर कर जब सब लोग बाहर आईं तो बारात बस लगने ही वाली थी। दूल्हे को देखने की जैसे होड़ सी लग गई। चूड़ीदार पाजामा, रेशमी शेरवानी और कलगीदार साफे में सजे उस राजकुमार को देख मीना का मन एक अनाम पीड़ा से कराह उठा। जयमाल डालती हुई नीता के लिए ईर्ष्या की एक सूक्ष्म सी लहर उसके मन में उठी। सामान्य से रंग रूप की नीता, पर वह भी इस समय किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। दूर से तो पहचानी भी नहीं जा रही थी। पहचानोगी कैसे, किसी ने टिप्पणी की। पूरे 300 का ब्राइडल मेकअप है। 300? हे भगवान, हर कोई इतने रुपए खर्च कर सकता है। काश ये रुपए उसके पास होते, ढंग की एक साड़ी तो आ जाती। पानी खोलकर जब आधा रह गया, तब जाकर उसकी विचार तंद्रा टूटी। दोबारा पानी चढ़ाकर वह ट्रे में कप प्लेटें सजाने लगी। चाय छानते हुए याद आया, मौसा जी पहले पानी मांगेंगे, सो 2 गिलास पानी के भी भरकर रख लिए। बार बार कौन दौड़ेगा। इससे तो अच्छा था अम्मा के साथ ही लौट जाती, पर मौसी तो रोने ही बैठ गई। जिज्जी, मेरा घर क्या एकदम सूना कर जाओगी? कम से कम नीता के लौटने तक तो इसे यहाँ रहने दो, मैं इसी को देखकर जी जुड़ा लूँगी। ऐसी विनती अम्मा कैसे नकार देती। अब नीता जी वहाँ मसूरी में हनीमून मना रही हैं और मीनू यहाँ बेगार ढो रही हैं। चाय लेकर कूलर वाले कमरे में गई तो ऐसा लगा जैसे राजस्थान से शिमला आ गई हो। उसे देखते ही सब लोग अपना अपना काम छोड़कर ट्रे के पास सिमट आए। कुछ देर पहले ये ही लोग मौसी को चाय के लिए कोस रहे थे। शाबाश बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, मौसा जी ने पानी का गिलास लेते हुए तृप्त मन से आशीर्वाद दिया। लड़कियों को ऐसा आशीर्वाद दिया जाता है, मौसी ने कहा। ऐसा कहो कि भगवान करे तुम्हारे हाथ भी जल्दी से पीले हो जाएं। वैसे हमारी मीनू जिस घर में जाएगी उजाला करेगी। मीनू शर्म से लाल हो आई। अरे इसकी शादी की बात तो अभी लग रही थी, मौसा जी बोले। अच्छा, कहाँ? मौसी ने उत्सुकता से पूछा। मीनू ने भी अपने प्राण कानों में समेट लिए। अरे बारात वाले दिन बड़ी बन ठन कर घूम रही थी ना, तो समधी जी ने पूछा कि किसकी लड़की है। मैंने कहा अपनी ही है, नीता की मौसेरी बहन है। पसंद है तो कहिए, छोटे कुंवर जी के लिए बात चलाऊं। फिर क्या बोले? बोले कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, हम तो एक ही मंडप में दोनों को ब्याह ले जाते।
मीनू को लगा उतनी खुशी वह झेल नहीं पाएगी। बड़े लालची हैं बुढ़ऊ, मौसी बोली। सोचा होगा इतना ही सब वहाँ से भी मिलेगा, तभी तो झट से हाँ भर ली। इंद्रधनुषी बादलों में उड़ता हुआ मीनू का मन दन से जमीन पर आ गिरा। वह एकदम होश में आ गई। मौसी ठीक तो कह रही हैं। नीता के ससुर बेचारे कैसे जानेंगे कि सामने जो सजी संवरी लड़की खड़ी है उसका सारा श्रृंगार उधार का है, चंदे का है। लेकिन दहेज तो कोई उधार नहीं देता, न उसके लिए चंदा किया जा सकता है। मौसा जी ने जो नीता को दिया है उसकी क्या वह अपने लिए कल्पना भी कर सकती है? बाबूजी उसके लिए एक ढंग की साड़ी तो ला नहीं सकते। बेटे जरा पानदान उठाना, मौसा जी ने कहा। वह एकदम आज्ञाकारी सेवक की तरह उठ खड़ी हुई। यही औकात है उसकी, इसी में रहना है। तो ये आप सुन रहे थे मालती जोशी जी द्वारा लिखी गई कहानी औकात, रेनू की आवाज़ में। ऐसी अद्भुत कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू।